So hello and welcome back to NYC guys, and in this video we are going to see everything about artificial intelligence। तो क्या भैया पूरा AI पढ़ने वाले हैं? नहीं, लेकिन ये वीडियो प्री फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी कॉलेज में नहीं गए, और जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप ऑलरेडी आपके जितने दोस्त होंगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे वहां पे, आप सबसे आगे रहने वाले हो। इवन आप अपने टीचर से भी आगे रहोगे अगर आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता है ऑलरेडी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन सम नेम। आपने जैसे सुना होगा AI सुना होगा, ML सुना होगा, DL सुना होगा, DS सुना होगा, DA सुना होगा। देयर आर सो मेनी डिफरेंट नेम्स, सारी फील्ड्स होती हैं। इन सब के बारे में समझेंगे, उन सबको डीबग करेंगे, सबकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, कहां पे कौन सी चीज पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। और एक और चीज, ये पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना जिससे सारी चीज आपकी कनेक्ट हो पाए and you will get the base knowledge of AI। और यहाँ पे एक लाइन भी लिख के रखी मैंने, before you write a single line of code, understand what you have signed up to build and why that's matter। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कोई prior knowledge नहीं चाहिए, you just need to be a student who is pre first year, and even I know there are students जो first year, second year, third year में होते हैं, उन्हें तब भी इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। So without wasting much time, let's start। सो अब सबसे पहले क्वेश्चन को कवर करते हैं, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाने से पहले ना, आज की तारीख में जैसे मेरी मम्मी है, वो चैट जीपीटी का यूज कर रही है। चैट जीपीटी का यूज करके वो कोई भी इमेज जनरेट करती है, कोई भी टेक्स्ट जनरेट करती है, तो हर बार एक ही चीज बोलती है कि मैंने एआई का यूज किया है। आप भी कोई सी भी फील्ड में जाओगे, चाहे वो डेटा साइंस की फील्ड हो, एआई एमएल की फील्ड हो, कहीं ना कहीं आप हमेशा नाम लिखते हो कि यार मैं एआई फील्ड से बिलोंग करता हूं। तो आखिर ये एआई है क्या? AI stands for आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक जैसे आपका ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन कोई भी टास्क करता है तो वो इंटेलिजेंस का यूज करके करता है। अब सोचो वही टास्क एक मशीन कर पा रही है, and it is giving its own intelligence, and that intelligence is known as artificial intelligence। तो क्या भैया ह्यूमन ब्रेन की तरह इंटेलिजेंस आपकी मशीन भी दे पा रही है? हाँ, एग्जैक्टली। और क्या भैया मशीन कुछ साइंस फिक्शन का यूज कर रही है या फिर कुछ मैजिक कर रही है जिससे वो इंटेलिजेंस आ रही है? नहीं, यहां पे आपको बस कुछ यूज नहीं करना है। इट्स जस्ट मैथ्स, data and clever algorithms working together at a scale that human brain cannot match। मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है that human brain cannot match। मैं समझाऊंगा मैंने क्यों लिखा है, बट आप ये सोच के चलो कोई मैजिक नहीं है, it's just maths। अब थोड़ा सा अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, AI gives computer the ability to perform tasks that traditionally require a human to recognize pattern in data, not by following handwritten rules। तो यहाँ पे आप कोई से handwritten rules नहीं करते हो, आप उसको डेटा प्रोवाइड करते हो, आप उसको कुछ एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करते हो, और उनके बेसिस पे आपकी मशीन काम करती है टू जनरेट एन इंटेलिजेंस, एंड दैट इंटेलिजेंस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं, सो एल्गोरिथम्स दैट ऑप्टिमाइज अ गोल यूजिंग एक्सपीरियंस। अभी अगर आपको नहीं पता व्हाट आर एल्गोरिथम्स, तो आप ये सोच के चलो साइंटिस्ट होते हैं जैसे, तो साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा काम किया एंड फाइनली दे क्रिएटेड वन एल्गोरिथम यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स, और उस एल्गोरिथम का यूज करके जब आप उस पर डेटा फीड कर रहे हो तो वो कुछ इंटेलिजेंस निकाल रही है। तो इस तरीके से आपकी एल्गोरिथम्स वर्क करती हैं। AI systems are trained on data and adjust their internal parameter to minimize error over time। The result is a model that generalizes from examples to new unseen situations। अभी जब पूरी वीडियो कंप्लीट होगी ना, तो आप सब कुछ धीरे धीरे समझ जाओगे। नाउ एक चीज और समझ लो, व्हाट इट इज नॉट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था नॉट कॉन्शियसनेस, नॉट मैजिक, नॉट अ डेटाबेस। अगर आपको लग रहा है क्या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके अंदर भैया ह्यूमन इमोशंस है, फीलिंग्स है, नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है। अभी AI doesn't know things the way you do। It doesn't have feelings, goals or awareness। It's a mathematical function that maps inputs to outputs very very well, and that's why it is generating so much content right now। आप अपने चारों तरफ देखोगे, आपके हर एक दोस्त, आपका सब लोग AI को यूज कर रहे हैं, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे जेमिनाई हो, चाहे क्लॉड हो, चाहे कोई सा भी AI हो, एवरीवेयर इट इज गेटिंग यूज्ड। एंड व्हाई इट मैटर्स नाउ, आज की तारीख में इतना ज्यादा क्यों बूम कर रहा है भैया, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन, एंड दैट इज only because of data plus compute। if you don't know what is compute मतलब है कंप्यूटेशनल पावर, आपके सिस्टम की पावर। आपके सिस्टम में जो रैम होती है, आपके सिस्टम में जो ग्राफिक कार्ड होता है, वो पावर इमिट करता है, और आज की तारीख में इतनी ज्यादा पावर जनरेट हो रही है, दैट्स व्हाई AI और इवॉल्व करता जा रहा है, क्योंकि AI को सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एक है डेटा और एक है ऑब्वियसली कंप्यूटेशनल पावर।
एआई आइडियाज आर डिकेड्स अगो, मतलब अगर मैं बात करूं इनके एल्गोरिथम्स के, इनके बारे में, तो ये बहुत पुराने हैं, मतलब 2000 से भी पहले 1950s में एआई शुरू हो गया था, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा बूम कर पा रहा है क्योंकि फाइनली वी गॉट दैट कंप्यूटेशनल पावर। तो अब आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया होगा कि व्हाट एक्चुअली एआई इज। अब अपने को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा आखिर ये कोर प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट होती है। सो द कोर प्रोसेस ऑफ एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोज लाइक दिस। एवरी सिस्टम, चाहे वो स्पैम फिल्टर हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो किसी भी टाइप का एआई हो, वो हमेशा स्टार्ट होता है एक चीज से, एंड दैट स्टेप इज डेटा से। यू हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां से भी आपको डेटा मिल सकता है आप कलेक्ट करते हो। एंड जैसे कि भैया डेटा के कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑब्वियसली आप इमेजेस का डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आप टेक्स्ट का डेटा कर सकते हो, आप नंबर्स का डेटा कलेक्ट कर सकते हो। एंड वंस यू कलेक्ट दैट डेटा, आप जाते हो स्टेप 2 पे, जिसमें आप अपने एक मॉडल को ट्रेन करते हो। सो दैट मीन्स भैया आज की तारीख में जितने भी आपको एआई इंटेलिजेंस सिस्टम दिखते हैं, वो एक तरीके से एक मॉडल है। क्या? यस, दैट्स अ मॉडल। और ये मॉडल कैसे बनता है? पहले डेटा होता है, डेटा जाता है मॉडल के अंदर, और फिर आपका ट्रेन होता है वो मॉडल। तो भैया ये जो मॉडल ट्रेन हो रहा है किस तरीके से होता है? इसमें आप कुछ चीजों का यूज करते हो, जैसे आप मशीन लर्निंग का यूज करोगे, आप डीप लर्निंग का यूज कर सकते हो, आप जनरेटिव एआई की कैपेबिलिटीज का यूज कर सकते हो, आप फाइन ट्यूनिंग यूज कर सकते हो। एंड आफ्टर यूजिंग ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, सबके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे बाद में, उससे आपका होता है एक मॉडल ट्रेन। सो यू फीड दैट डेटा and adjust some weights and you create a model। अच्छा, ऑब्वियसली सोच के देखो, आपने मॉडल ट्रेन किया तो क्या सीधा आप उसको मार्केट में डाल दोगे? नहीं, फिर वो जाता है इवैल्यूएशन पे, मतलब अब आप अनसीन डेटा पे उसको टेस्ट करते हो। मान लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने इमेजेस ली हैं, सिर्फ और सिर्फ कैट्स एंड डॉग्स की इमेजेस ली है मैंने, बहुत सारी, और वो सारी की सारी कैट्स एंड डॉग की इमेजेस मैंने अपने मॉडल को दी, और मॉडल उन इमेजेस पे ट्रेन हो गया। फिर मैंने करा उसको इवेल्युएट, मैंने फिर एक रैंडम कैट की इमेज लेके आया, और उस रैंडम कैट की इमेज को बोला अपने एआई को, जल्दी बताओ ये इमेज किसकी है। तो अगर मेरा एआई समझ पा रहा है दिस इज एन इमेज ऑफ कैट, तो मेरा मॉडल अच्छे से ट्रेन है। और अगर नहीं समझ पा रहा है तो मैं वापस से उसको टेस्ट करने के बाद इंप्रूव करता हूं, फाइन ट्यून करता हूं, जब तक करता जाता हूं जब तक मेरा एआई मॉडल अच्छा नहीं हो जाता। एंड वंस इट इज इंप्रूव्ड और वो फाइनली अपना टास्क परफॉर्म कर पाता है, तो मैं जाता हूं उसको डिप्लॉय कर देता हूं रिलीज टू रियल यूजर्स। तो अगर अपन बात करते हैं चैट जीपीटी की, जेमिनाई की, क्लॉड की, ये सब इसी प्रोसेस के थ्रू गए हैं, एंड फाइनली योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड। अब एक चीज और समझनी पड़ेगी, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ एआई, क्योंकि सारे के सारे एआई भैया सेम नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आज के एआई की जो अभी एग्जिस्ट करता है, एंड दैट एआई इज नोन एज नैरो एआई। और नैरो एआई को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं, इट इज बिल्ड फॉर वन स्पेसिफिक टास्क, इट इज एक्सट्रीमली गुड एट दैट टास्क, ऑफन अ सुपर ह्यूमन आप इसको बोल सकते हो, बट कंप्लीटली यूजलेस एट एनीथिंग एल्स। दिस इज एवरी एआई यू हैव एवर यूज्ड। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत सिंपल सा। सो गूगल के डीप माइंड ने या फिर गूगल ब्रेन्स ने एक मॉडल क्रिएट किया था, अल्फा मॉडल था, एंड उस मॉडल को 4 घंटे ट्रेन किया किसी एक चीज पे। किस पे ट्रेन किया भैया? चेस पे ट्रेन किया। चेस के सारे मूव्स बताए किस तरीके से वर्क करते हैं, और उसको बहुत सारे गेम्स खिलवाए चेस के, और सिर्फ 4 घंटे ट्रेनिंग हुई। अब जो ह्यूमंस है पिछले 1500 साल से चेस खेल रहे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स में, लाइक डी गुकेश हो गया, मैंगस कार्लसन हो गया, बट इंटरेस्टिंगली इस एक एआई ने जो सिर्फ 4 घंटे ट्रेन हुआ था, उसने सारे ही ग्रैंड मास्टर्स को एक बार में हरा दिया। एंड दिस इज द पावर ऑफ एआई, क्योंकि दे क्रिएट अ सुपर ह्यूमन फॉर अ सिंगल टास्क। लेकिन वहीं पे अगर अपन ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस आर नॉट ओनली गुड एट फन टास्क, ह्यूमन आर गुड एट मल्टीपल टास्किंग। लाइक अगर मैं चाहूं तो मैं गिटार भी बजा सकता हूं, मैं पढ़ाई भी कर सकता हूं, मैं बोल भी सकता हूं। सो वी हैव अ जनरल इंटेलिजेंस एंड वी कैन अडैप्ट एंड लर्न टू मेनी अदर थिंग्स। लेकिन यही चीज आपका अभी करंट जो एग्जिस्ट करता है एआई, वो नहीं कर पाता है। तो भैया ये क्या हो सकता है? यस, एंड दैट इज व्हाट वी आर एमिंग। अगर आपको ना पता हो, जैसे सैम ऑल्टमैन की कंपनी है ओपन एआई, ऐसे आपके पास बहुत डिफरेंट कंपनीज है, लाइक ग्रॉक हो गया जो इलॉन मस्क का है एआई वाला। तो ये जो चीजें हैं ये सब लोग एजीआई को अचीव करना चाहती है, एंड एजीआई इज द फुल फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस समझते हो क्या है? जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर होती है। सो एन एआई दैट कैन लर्न, रीजन एंड परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क अ ह्यूमन कैन विदाउट नीडिंग सेपरेट ट्रेनिंग फॉर ईच, द गोल मोस्ट लैब्स आर वर्किंग टुवर्ड्स। तो इसी चीज को अभी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये भैया अभी बन चुका है? नहीं, ये अभी क्रिएट नहीं हुआ है। इट्स अ वेरी एक्टिव रिसर्च गोल, और ऑब्वियसली रिसर्चर्स आर वर्किंग मोर एंड मोर। तो एक और टाइप का एआई है जो कि अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकल या फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव में ही देखा जाता है, दिस इज काइंड ऑफ अ साइंस फिक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं, वो है भैया सुपर एआई, एंड दैट इज एएसआई।
एन एआई दैट सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस इन एवरी डोमेन, क्रिएटिविटी, साइंस, सोशल स्किल, स्ट्रैटेजी, हर चीज में आगे रहेगा ह्यूमन से। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये अभी बना नहीं है, थियोराइज्ड बट नॉट येट अंडरस्टूड, सब्जेक्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिबेट, मतलब अभी भी इस पे डिबेट चल रही है कि क्या एक ऐसा एआई सिस्टम बन सकता है जो ह्यूमन ब्रेन को पीछे छोड़ दे। ऑब्वियसली ये सब अभी डिबेट वाली बातें हैं, लेकिन आई गेस आपको समझ आया होगा किस टाइप के एआई आज की तारीख में एग्जिस्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली अभी तो अपन लोग नैरो एआई पे ही हैं, तो अपने को इसके बारे में चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इसके बारे में चीजें समझनी पड़ेंगी। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको एक चीज लिख के रखी है, एआई इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ न्यू वे ऑफ बिल्डिंग एवरी प्रोडक्ट एंड यू आर लर्निंग टू बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच। सो व्हाट योर 4 years ऑफ एआई एमएल आर एक्चुअली अबाउट, इसको अपन थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट with the very first thing, where does everything live? अब यहाँ पे मैं ये बताने, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, सोच के देखो। अभी मैंने आपको बताया एआई इतना पावरफुल है, बहुत खतरनाक सिस्टम बना रहा है, लेकिन कौन बना रहा है ये सब चीजें, इसके कौन से टूल्स लग रहे हैं? तो यहाँ पे आपको यूज करनी पड़ती है कुछ चीजें, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग हो गया, जनरेटिव एआई हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये सारे आपने वर्ड सुने होंगे। और देखते हैं कौन सी चीज कहां पे फिट होती है। अब एआई सिस्टम्स को बनाने के लिए जो लेवल 1 आता है, दैट इज मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग लिव्स इनसाइड एआई। का मतलब मैं समझाता हूं, यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, उससे आप समझ पाओगे। एवरी, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एवरी एमएल सिस्टम इज एन एआई सिस्टम बट नॉट एवरी एआई सिस्टम यूजेस मशीन लर्निंग। एआई जो कॉइन था, ये मतलब ये जो टर्म था, ये कॉइन कर दिया गया था बहुत पुराने समय में, 1940s में, 1950s में लोगों ने समझ लिया था कि भैया एक ऐसी इंटेलिजेंस बनाएंगे जो ह्यूमन की नहीं है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसको बनाते समय सबसे पहली चीज जो डिस्कवर करी गई, दैट वाज मशीन लर्निंग। नाउ मशीन लर्निंग को एक बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा मैं आपको, सुनना ध्यान से। 1930 के समय पे एक कंपनी थी, ठीक है, उसने बहुत सारा अपनी सेल्स करी, 6 महीने तक उसने सेल्स करी। अब उसने हायर किया एक स्टैटिस्टिशियन को, और उस स्टैटिस्टिशियन से बोला कि भाई एक काम करो, ये जो 6 महीने की मैंने सेल्स करी है, इसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करो कि 7वें महीने पे मैं कितनी सेल करने वाला हूं। तो अब उस स्टैटिस्टिशियन ने पूरे 6 महीने की सेल्स का एवरेज निकाला, उसमें थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट यूज करे, एंड आफ्टर दैट उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि भैया 7वें महीने पे आप ऑन एन एवरेज इतनी सेल करोगे। अब उसने ज्यादा कुछ किया ना करा अपने को नहीं पता, लेकिन उसने 6 महीने का कुछ तो एनालिसिस किया और उसने प्रिडिक्शन किया 7वें महीने का। अब इंसानों ने सोचा यही चीज क्या मशीन कर सकती है, एंड यहां से आई मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ थिंग जो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज करके प्रिडिक्शंस करता है। चलो अब थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं मशीन लर्निंग को। सबसे पहले तो ये एक स्पेक्टर है, मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, द बिग अम्ब्रेला, एनी मशीन दैट स्टिमुलेट इंटेलिजेंस बिहेवियर, ठीक है। और इसके अंदर आता है आपका मशीन लर्निंग, ठीक है। एंड मशीन लर्निंग एक स्पेसिफिकली एक चीज करता है, दैट इज लर्न्स फ्रॉम डेटा, नो एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। मतलब कैसे लर्न करता है समझते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे जाके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहूंगा। सबसे पहले तो व्हाट एमएल एक्चुअली डज, क्या करता है एमएल? इट फाइंड्स पैटर्न ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ अ प्रोग्रामर राइटिंग रूल्स लाइक इफ ईमेल कंटेन्स फ्री मनी, और उसको अपन स्पैम में डाल दें। जैसे होता है ना आपके में स्पैम होते हैं मेल्स, या फिर आपके नॉर्मल मेल्स होते हैं जो इनबॉक्स में आते हैं, कुछ मेल्स जो स्पैम में चले जाते हैं। तो ये जो स्पैम में जा रहे हैं मेल्स, ये जो इनबॉक्स में जा रहे हैं, ये सब मशीन लर्निंग का काम है। तो अब इंस्टेड ऑफ अ प्रोग्रामर राइटिंग रूल्स लाइक इफ ईमेल कंटेन्स फ्री मनी, तो उसको स्पैम में डाल दो। एमएल लुक्स एट 10 मिलियन ईमेल्स एंड फिगर्स आउट द रूल्स बाय इटसेल्फ। मतलब अब इंसान को रूल्स बताने की जरूरत नहीं है, इंसान को बस डेटा देने की जरूरत है, उस डेटा के बेसिस पे मशीन खुद के रूल्स क्रिएट कर लेगी, और वो जैसे रूल्स क्रिएट होंगे उसके बेसिस पे अपन लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजंस बना सकते हैं। दैट्स व्हाट मशीन लर्निंग इज। द 3 वेज मशीन लर्निंग कैसे लर्न करती है। तो मशीन लर्निंग लर्न करती है 3 तरीके से। पहला तरीका है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा तरीका है अनसुपरवाइज लर्निंग, एंड तीसरा तरीका है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नाउ दिस वीडियो इज नॉट अबाउट मशीन लर्निंग, तो मैं सबकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा बेस एग्जांपल देना चाहूंगा मशीन लर्निंग का, जिससे आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। यूजुअली क्या होता है ना, आपको चाहिए रहता है डेटा मशीन लर्निंग के लिए। मान लेते हैं यहां पे मैं एक डेटा बना रहा हूं, तो डेटा कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें आपके पास मल्टीपल क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, और मल्टीपल क्या होने वाली है, रोज होंगे। अब मान लेते हैं भैया ये है आपका एक कॉलम x1, x2, x3, x4, और ये है एक y कॉलम, और आपको लेट्स से y कॉलम को प्रिडिक्ट करना है। एंड इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट दिस y कॉलम, तो आपके पास ये जो पूरा डेटा है, ये सारे के सारे डेटा को आप देते हो एक अपनी मशीन में, और मशीन क्या करती है, मशीन जनरेट करती है एक मॉडल, और ये जो मॉडल है अब ये करता है प्रिडिक्शन।
लेकिन भैया ये जो डेटा दे रहे हो, ये जो मशीन है, तो ये कैसे ट्रेन हो रही है? तो बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है मशीन लर्निंग के अंदर, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर हो गया, नेव बायस हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, डिसीजन ट्रीज हो गया। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स, और ये एल्गोरिथम्स को आप डेटा फीड करते हो, और ये जो डेटा जाता है उससे क्रिएट होता है एक मॉडल, और ये मॉडल करता है प्रिडिक्शन, एंड दैट्स व्हाट मशीन लर्निंग इज। और ये था आपका फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि अब आप एक इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे थे। कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन बताना चाहूंगा जो मशीन लर्निंग का यूज करके बनी है आज तक। जैसे कि सबसे पहला तो स्पॉटिफाई डिस्कवर्स वीकली, मतलब हर हफ्ते आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा आपने ज्यादा देखा है म्यूजिक, और साथ में आपको रिकमेंडेशंस आते हैं, आपके म्यूजिक का जो टेस्ट है वो समझता है स्पॉटिफाई, एंड ये इन सब चीजों के पीछे मशीन लर्निंग का हाथ है। जीमेल स्पैम फिल्टरिंग, अभी मैंने बताया था, क्लासिफाई 15 बिलियन ईमेल्स पर डे यूजिंग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, नो ह्यूमन राइट्स द स्पैम रूल्स, ठीक है। और वहीं पे अपन बोल सकते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, तो भैया अगर कभी भी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है बैंक्स में तो एनोमलिटी डिटेक्शन होता है, और उसके लिए भी आपकी मशीन लर्निंग यूज आती है। फिर भैया डिजीज रिस्क प्रिडिक्शन, predict diabetes, heart disease from patient records using regression models. There are so many different kind of applications जो अपन create करते हैं using machine learning. And by the way, इस चैनल पे अपन machine learning भी पढ़ने वाले, तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो भाई, क्योंकि आपको दिख रही होगी एक प्लेलिस्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सबके लिए बन चुकी है NYC पे, तो उसको जरूर देखना। फिर वी हैव स्टॉक प्राइस फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन्ड ऑन मार्केट डेटा टू प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट्स। ये सब चीजें, ये सब काइंड ऑफ एप्लीकेशंस we create using obviously machine learning। अब भैया मशीन लर्निंग तो हो गया, और मशीन लर्निंग कब आया था भैया? 1959 तक आ चुका था, मतलब 1959 के बाद आपकी कंप्यूटेशनल पावर इंक्रीज हो गई थी, एंड यू फाइनली हैड द मशीन लर्निंग इन योर हैंड। अब हुआ क्या, इंसान चुप नहीं बैठता, इंसान को और रिसर्च करनी रहती है, और रिसर्च करते करते उसने ये सोचा कि भैया ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली में कैसे सोचता है। तो किसी ने बोला यार ह्यूमन ब्रेन सोचता है न्यूरॉन्स के थ्रू, आपके जो दिमाग है इसके अंदर न्यूरॉन्स फ्लो करते हैं। तो इंसान ने बोला क्या मशीन के अंदर भी अपन न्यूरॉन्स बना सकते हैं? तो बोला नहीं यार, ये तो बायोलॉजिकल चीजें हैं, ये कैसे बना सकते हैं? तो फिर साइंटिस्ट या फिर जो रिसर्चर्स थे उसने बोले काम करते हैं, अपन आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाते हैं, सिलिकॉन का यूज करके बनाते हैं, एंड देन दे क्रिएटेड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो आपके ब्रेन के अंदर होता है, और उसी चीज को अपन बोलते हैं डीप लर्निंग। एंड इफ यू डोंट नो, डीप लर्निंग लिव्स इनसाइड मशीन लर्निंग, क्योंकि डीप लर्निंग इज द सेकंड फेज जहां पे अपन पहुंचे थे आफ्टर मशीन लर्निंग। अब डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क को आप एक बार में यहां तो समझ नहीं पाओगे, बाय द वे इस पे अपन डीप लर्निंग भी पढ़ेंगे इस चैनल पे, तो उसके लिए भी तुम लोग स्टे ट्यून्ड फॉर दैट गाइस। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार आपको एक बेसिक एग्जांपल देना चाहूंगा। तो न्यूरल नेटवर्क ना कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे ये हो गया एक न्यूरॉन, ये हो गया दूसरा न्यूरॉन, ये हो गया तीसरा न्यूरॉन, ये हो गया चौथा न्यूरॉन, ठीक है। फिर हर एक न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और ये कुछ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी न्यूरॉन इज कनेक्टेड विथ ईच अदर, इस तरीके से, ठीक है। एंड दे आर ट्रांसफरिंग मल्टीपल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू ईच अदर, एंड यहां से जाता है आपका डेटा, और वो पूरे न्यूरल स्ट्रक्चर से होते हुए जाता है, एंड यहां से आपका निकलता है रिजल्ट। आई होप आपको इतनी चीज समझ आ रही है, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ न्यूरल स्ट्रक्चर। अभी आपको इतना अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बाद में अपन सीखेंगे। लेकिन न्यूरल नेटवर्क ने एक बहुत खतरनाक चीज करी, एंड दैट इज it just needs far more data and compute, and in return it can solve problem that classic ML simply cannot। जो आपके classical ML algorithms थे, like linear regression, logistic regression, या फिर आप जो classic ML models create करते थे, वो इतने ज्यादा powerful नहीं थे। वो काम तो करते थे, वो कुछ specific task पे work कर पाते थे, लेकिन जैसे मेरे पास images का data आता था, जैसे मेरे पास textual data आता था, काफी ज्यादा amount में, huge amount में data आता था, तो आपका ML fail कर जाता था। लेकिन वही चीज deep learning ने काफी अच्छे से हैंडल करी। सो दैट्स व्हाई डीप लर्निंग इज अ सब पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, इट कम्स इनसाइड मशीन लर्निंग, और यहां पे आप वर्क करते हो न्यूरल नेटवर्क्स के मेनी लेयर्स के साथ। चलो थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। लेयर्स अपॉन लेयर्स ऑफ लर्निंग। ऑब्वियसली अ डीप न्यूरल नेटवर्क हैज डजन्स टू हंड्रेड्स ऑफ लेयर, ईच लेयर लर्न्स समथिंग मोर एब्स्ट्रैक्ट। पिक्सल्स हो गया, एजेस हो गया, शेप्स हो गया, फेसेस हो गया, जैसे अभी मैंने आपको बोला था इमेजेस का डेटा भी अभी रीड कर पा रहा है,
द डेप्थ इज व्हाट गिव्स इट्स पावर, मेनी लेयर्स इक्वल्स टू मोर एब्स्ट्रैक्शन इक्वल्स टू मोर कैपेबिलिटी। अगर मैं बात करता हूं डीप लर्निंग और क्लासिकल एमएल के बीच के डिफरेंस की, तो क्लासिक एमएल्स में ह्यूमंस मैन्युअली पिक विच फीचर मैटर्स। लाइक अगर मेरे पास कुछ डेटा बेस होता है, डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट के अंदर प्राइस हो गया, साइज हो गया, लोकेशन हो गया, जो चीज एक्चुअली मैटर करती है आप सिर्फ उन्हीं का यूज करते हो। लेकिन यहां पे क्या होता है डीप लर्निंग में, द मॉडल डिस्कवर्स व्हाट फीचर्स मैटर बाय इटसेल्फ। उसको कोई ज्यादा अपने को डेटा को प्री प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रेड ऑफ क्या है, डीएल नीड्स 100 टाइम्स मोर डेटा एंड जीपीयू कंप्यूट। अब एक बात सोचो, 1980 में डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, क्या उस वक्त कंप्यूटेशनल पावर थी? नहीं थी भैया, बिल्कुल कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी। लेकिन अगर 2010, 2013, 2015 की बात करें, इस समय पे आपके कंप्यूटर बहुत तेज इंक्रीज होते जा रहे थे, फिर आप बोल सकते हो कंप्यूटेशनल पावर बहुत इंक्रीज हो रही थी। एंड दैट्स व्हाई इट एक्सप्लोडेड आफ्टर 2012। Three ingredients finally aligned, and that was, first is big data. Internet gave us billions of labeled example. अगर आप देखोगे इंटरनेट पे आपके जो सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बिलियंस में डेटा फ्लो कर रहा है, रोज इमेजेस डल रही हैं, गूगल फोटोज पे रोज इमेजेस डल रही हैं, और इसी को आप बोलते हो बिग डेटा। तो आपने पास जैसी बिग डेटा आया, आपके पास कंप्यूटेशनल पावर आई, जैसे कि जीपीयूज। और अगर आपको नहीं पता जीपीयूज में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, एनवीडिया। एनवीडिया ने भयंकर लेवल पे जीपीयूज प्रोड्यूस करने स्टार्ट करे। पैरेलल कंप्यूट मेड ट्रेनिंग फीसिबल, एंड साथ में बेटर एल्गोरिथम्स। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो साइंटिस्ट हैं वो भी रुक नहीं रहे, रिसर्चर्स नहीं रुक रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी एल्गोरिथम्स बनाते जा रहे हैं, जैसे कि रेलू हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, बैच नॉर्मलाइजेशन हो गया। ये सब आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन जैसे ये सारी चीजें अलाइन हुई, एकदम से डीप लर्निंग एक्सप्लोड हो गया। और अगर मैं बात करूं की आर्किटेक्चर की कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा चला था, दैट वाज CNN। CNN मींस कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में आप इमेजेस को प्रोसेस कर पाते हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, एक कैट की इमेज दे दी, एक डॉग की इमेज दे दी, और मैं क्लासिफाई कर पाऊंगा कि कौन सी कैट की है, कौन सी डॉग की है। दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। फिर आता है RNN। इसने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पता लगेगा क्यों। RNN इज बिल्ड फॉर सीक्वेंस एंड टाइम सीरीज। अब सीक्वेंशियल डेटा अगर आपको नहीं पता क्या होता है, सीक्वेंशियल डेटा मतलब होता है टेक्सुअल डेटा। जैसे कि अगर मैंने लिख के रखा है हेलो हाउ आर डैश, तो डैश पे यू आना चाहिए, ये चीज प्रिडिक्ट कर पा रही है अब मेरी मशीन। या फिर ये बोल सकते हो हर एक नेक्स्ट वर्ड को मेरी मशीन प्रिडिक्ट कर पा रही है। और सोचो ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन वाला गेम कितना आगे पहुंच चुका है कि आज आप चैट जीपीटी को लिखते हो हेलो, तो वो सामने से लिखता है हेलो हाउ आर यू, व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ। समझ पा रहे हो, इतना बड़ा टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, और ये सब RNN की वजह से हो रहा है। फिर तीसरी चीज आती है ट्रांसफॉर्मर्स, जिसने एक्चुअली में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को क्रिएट किया। पावर्स ऑल मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड जीपीटी मॉडल्स, ठीक है। एंड इवन ट्रांसफॉर्मर्स जो था वो हुआ था 2017 में लॉन्च। इफ यू डोंट नो क्या था, एक रिसर्च पेपर था। ये रिसर्च भी भैया गूगल ने बनाई थी, एंड द रिसर्च पेपर वाज गूगल ब्रेन ने बनाई थी। द रिसर्च पेपर वाज अटेंशन इज ऑल यू नीड। और ये जो रिसर्च पेपर था, इसमें बात करी गई थी ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, और इससे बना सबसे पहला ट्रांसफॉर्मर, दैट वाज जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि नाउ इट स्टार्टेड जनरेटिंग सम स्टफ। और अगर भैया जनरेशन की ही बात करें, तो कुछ रियल एप्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं जो डीप लर्निंग की वजह से बनी है। सबसे पहले भैया चैट जीपीटी, आपने हमेशा देखा है, उसको यूज करते आ रहे हो। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन्ड ऑन इंटरनेट स्केल टेक्स्ट टू जनरेट ह्यूमन लेवल रिस्पॉन्स। फिर है भैया मिड जर्नी। मिड जर्नी क्या है, इमेज का एक मॉडल है। आप यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट देते हो, वो एक इमेज जनरेट करके देता है। फिर है भैया टेस्ला ऑटो पायलट। आपकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक चलती है, क्योंकि गाड़ी में लगे रहते हैं कैमरास, और वो कैमरा से आप डिटेक्ट कर पाते हो कहाँ पे ठुकने वाले हैं, कहाँ पे नहीं ठुकना है। तो ये सब चीजें भी डीप लर्निंग की वजह से पॉसिबल है। विस्पर, ओपन एआई का विस्पर मॉडल, अगर आपको नहीं पता, ये जो है ना, आप जो चीजें बोलते हो उसको समझ पाता है, आपकी ऑडियो को डिस्क्राइब कर लेता है, आपकी ऑडियो को समझ के उसको टेक्स्ट में कर देता है कन्वर्ट। दैट्स अ विस्पर मॉडल। अल्फा फोल्ड डीप माइंड, बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें हैं। फेस आईडी, फेस अनलॉक, रोज आप यूज करते हो इन सब चीजों को। एंड दिस इज हाउ योर डीप लर्निंग हैज इवॉल्व। लेकिन डीप लर्निंग के अंदर ये जो 2017 में ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर निकला था, ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से जीपीटी बना। लेकिन क्या कंपनीज दूसरी शांत बैठेंगी जीपीटी बनने के बाद? ऑब्वियसली दे इवॉल्व्ड देमसेल्फ। तो भैया गूगल ने भी निकाल दिया अपना जेमिनाई, क्लॉड आ गया एंथ्रोपिक का, ठीक है। फिर आपके पास ग्रॉक आ गया, और देयर आर सो मेनी न्यू मॉडल्स इन द मार्केट। और ये जो टाइप के मॉडल होते हैं जो चीजों को जनरेट कर पा रहे हैं, इसको अलग से एक नाम दिया गया,
एंड दैट नेम वाज जनरेटिव एआई। सो अब अगर लेवल 3 पे अपन जाते हैं, दैट इज जनरेटिव एआई एंड दिस इज द इनर मोस्ट सर्कल। अगर आपको सर्कल याद नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाके मैं फिर से आपको दिखाता हूं। दिस इज द सर्कल, यू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन यू हैव मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के बाद बना डीप लर्निंग, दैट इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। एंड डीप लर्निंग के अंदर भी भैया जब जनरेटिव वाले टास्क होने लग गए, इट क्रिएटेड जनरेटिव एआई एंड दिस इज द लेटेस्ट फील्ड। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिख के रखी है, जनरेटिव एआई इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डीप लर्निंग दैट डजंट जस्ट एनालाइज और क्लासिफाई, it creates text, image, audio, video, code. This is the technology behind every AI tool that went mainstream in the last few years. पिछले कुछ सालों में जो mainstream tools चल रहे हैं, जो आप यूज कर रहे हो, सब कुछ जनरेटिव एआई से बने। What makes it generative? क्या भैया इसको जनरेटिव नाम क्यों दिया गया? It produces new output, not just predictions. तो अगर मैं क्लासिक एमएल के बारे में बात करता हूँ, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की, वो तो कुछ प्रिडिक्शंस कर रहे थे, बट ये जनरेट कर रहा है। मोस्ट एआई आस्क विच कैटेगरी डज दिस बिलोंग टू, मतलब अगर कैट और डॉग की इमेज है उसको अपन क्लासिफाई कर देंगे, अपन प्राइजेस को प्रिडिक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे प्रिडिक्शंस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे जनरेशन हो रहा है। जनरेटिव एआई आस्क व्हाट न्यू थिंग्स कैन आई क्रिएट दैट लुक्स real, and there we go, you are generating something. It learns the full distribution of the training data, then samples from it to produce out something new. अब ये चीज आपको थोड़ा समझ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे सैम्पलिंग वैम्पलिंग की बात हो रही है। आने वाले समय में जब जनरेटिव एआई पढ़ेंगे इस चैनल पे तब जरूर समझ आएगी, ठीक है। अब कुछ शिफ्ट बताना चाहूंगा कैसे पुराने एआई और नए जनरेटिव एआई में फर्क आया। तो मान लेते पुराने एआई क्या करता है, इज दिस ईमेल स्पैम और नॉट, मतलब वो पूछ रहा है कि भैया इसको स्पैम में डालूं या फिर नहीं डालूं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी जेनरिक टास्क जो एक एमएल कर पा रहा है, लेकिन जनरेटिव एआई करेगा एक पूरा कन्विंसिंग ईमेल ही लिख के दे देगा आपको, ठीक है, पूरा मतलब टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। वहीं पे ओल्ड एआई क्या कर सकता था, इज दिस अ कैट फोटो, यस और नो, ये कुछ करके वो पूछ सकते हैं अपन लोग उससे, लेकिन वहीं पे जनरेटिव एआई करेगा जनरेट अ फोटो ऑफ अ कैट वियरिंग सनग्लास। तो आप अब बहुत सी चीजों को जनरेट कर पाते हो एंड दैट्स द पावर ऑफ जनरेटिव एआई। अच्छा, एक छोटा सा एक वो बनाना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता ये जो मॉडल्स हैं कैसे ट्रेन हो रहे हैं, आपको एक जैसे ओपन एआई का एक मॉडल है चैट जीपीटी या फिर एंथ्रोपिक का मॉडल है क्लॉड, इनको ट्रेन करने के लिए बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स लगते हैं, मतलब बहुत बहुत सारा डेटा लगता है। और वो पूरा का पूरा डेटा अपन लोग डालते हैं, पता है कहाँ पे, एक मशीन के अंदर। और वो मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं होती, वो मशीन्स बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ जीपीयू पे चल रही होती है, मतलब एक्सट्रीम पावर यूसेज होता है उसका। एंड आफ्टर दैट एक मॉडल बनता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, अभी अभी इंडिया गया था चंद्रयान 3 मिशन पे। इफ यू डोंट नो व्हाट इज चंद्रयान 3 मिशन, अपन लोगों ने साउथ साइड ऑफ मून टच किया था। बहुत पैसा लगा होगा, इतना बड़ा रॉकेट लगा, पूरा रॉकेट उड़ा। इंटरेस्टिंगली 4 गुना ज्यादा पैसा लगता है सिर्फ एक चैट जीपीटी के मॉडल को ट्रेन करने में। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये जो एक जनरेटिव एआई मॉडल बनता है, ये बहुत 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 लार्ज स्केल होता है। तो अब यही पे थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा कि कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं जनरेटिव एआई के अंदर। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई मॉडल यू नीड टू नो। द फर्स्ट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। नाउ ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, ट्रेन्ड ऑन ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स, predict the next token over and over to generate fluent human language, answers, essays, code, stories, सब कुछ generate कर सकते हैं। and these things are known as large language models। और इन्हीं की स्टडी करनी पड़ती है अपने को, जनरेटिव एआई में इन्हीं का यूज करना पड़ता है अपने को। कुछ एग्जांपल्स हैं चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, लामा, ये सब आपको पता ही है। फिर होते हैं अपने पास डिफ्यूजन मॉडल्स। डिफ्यूजन मॉडल्स होते हैं इमेजेस एंड वीडियो जनरेटर्स के लिए, मतलब भैया learns to reverse a noise process, start with static, gradually removes noise guided by a text prompt until a sharp image appears, creates photorealistic visuals from words। यहाँ पे भी अगर आपको नहीं पता, जैसे एक इमेज होती है, उस इमेज के अंदर होते हैं बहुत सारे पिक्सल्स, हर एक पिक्सल्स को रीड किया जाता है, उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हर एक कलर को रीड किया जाता है, एंड आफ्टर दैट कुछ नई चीज जनरेट की जाती है, एंड दैट थिंग इज नोन एज डिफ्यूजन मॉडल्स। मिड जर्नी, डैली एंड सोरा। तीसरे टाइप के होते हैं गैंस एंड वेज। अब आज की तारीख में थोड़ा ज्यादा यूज नहीं होते। दीज आर सम लो लेवल टाइप ऑफ मॉडल्स, जैसे डीप फेक, स्टाइल गैंस, वे हो गए। ये ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनका यूज आज की तारीख में ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पढ़ाई में आनी चाहिए, मतलब पढ़नी चाहिए। वो सब अपन लोग देखेंगे बाद में। अब कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं बताऊं तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर टेक्स्ट एंड कोड, एसेस, ईमेल, कोड एंड एनी लैंग्वेज, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, पोएट्री हो गई, फ्रॉम अ सिंगल सेंटेंस प्रॉम्प्ट, सब कुछ अपन जनरेट कर पा रहे हैं। दीज थिंग्स दैट वी आर जनरेटिंग राइट नाउ। इमेजेस करते हैं जनरेट,
म्यूजिक एंड ऑडियो जनरेट हो रहा है, वीडियोस हो रहे हैं। वीडियोस के लिए तो अभी अभी ओपन एआई ने सोरा करके एक नया मॉडल निकाला है, आपको शायद से पता ही होगा। सोरा का नया वर्जन बहुत खतरनाक है, ठीक है। फिर आपके पास मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स भी है। अल्फा फोल्ड 3 जनरेट्स नोवेल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, ड्रग डिस्कवरीज नाउ यूजेस जनरेटिव एआई टू डिजाइन न्यू मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर आपको ना पता हो तो बायोलॉजिकल सेक्शन में भी काफी ज्यादा यूज हो रहा है इस पॉइंट पे एआई का। और वहीं पे भैया सॉफ्टवेयर एंड एप्स में तो बहुत तेज काम चल ही रहा है एआई का, सभी को पता है। सो दीज आर सम ऑफ द फील्ड्स जहां पे जनरेटिव एआई वर्क कर पा रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ आई है। और अगर मैं एक बिग पिक्चर की बात करूं तो याद रखना, इट स्टार्टेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट वाज द बिगर गोल जो इंसानों ने सोचा था। आफ्टर दैट मशीन लर्निंग आया जो डेटा से लर्न करना स्टार्ट किया। फिर आया डीप लर्निंग जो स्टिल डेटा से लर्न कर रहा था लेकिन यूज कर रहा था न्यूरल नेटवर्क्स का। फिर आया जनरेटिव एआई, वो स्टिल डेटा पे ही वर्क कर रहा था लेकिन अब वो कंटेंट को क्रिएट कर पा रहा था। सो दीज आर द फ्लो जो अपन लोग चल रहे थे। एवरी टाइम यू सी चैट जीपीटी, मिड जर्नी और गिटहब कोपायलट, यू आर एट द वेरी सेंटर ऑफ दिस स्टैक, 4 layers of abstraction each built on one before it. Now you know where you are. अब एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप हमेशा सुनते हो, दैट इज डेटा साइंस। ये डेटा साइंस क्या है भैया, तो चलो इसके बारे में भी समझते हैं। अब डेटा साइंस को किस तरीके से देखा जाता है मैं समझाता हूं। जैसे आप एक कंप्यूटर साइंस की फील्ड को देखते हो वैसे आप डेटा साइंस की फील्ड को देखो। और डेटा साइंस इज द बॉक्स दैट होल्ड्स एवरीथिंग। मतलब आपने जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव है, इन सब की अभी आपने नॉलेज ली, एवरीथिंग कम्स इनसाइड डेटा साइंस। और डेटा साइंस कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके आप अपने मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाते हो, अपने डीप लर्निंग के मॉडल्स बनाते हो, आप अपने जनरेटिव एआई के मॉडल्स बनाते हो। तो यहाँ पे वही लिखा है, एवरी सिंगल फील्ड्स वी जस्ट कवर्ड, एमएल, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई रन्स ऑन डेटा। डेटा पे ही रन करता है। एंड डेटा साइंस इज द डिसिप्लिन ऑफ कलेक्टिंग, क्लीनिंग, एनालाइजिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ दैट डेटा। क्योंकि भैया डेटा जो आपको मार्केट में मिलता है वो कभी भी क्लीन नहीं होगा। हो सकता है उस डेटा के बीच में कुछ मिसिंग वैल्यूज हो सकता है वो डेटा कुछ गलत एंट्री हो, और उन सारी चीजों को एनालाइज करना, उन सबको विजुअलाइज करना, ये सब काम होता है एक डेटा साइंटिस्ट का, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करूं, व्हाट डेटा साइंस एड्स, द स्किल्स दैट मेक एआई यूजेबल इन द रियल वर्ल्ड, दैट्स व्हाट डेटा साइंटिस्ट डू। डेटा को कलेक्ट करने का काम होता है डेटा साइंटिस्ट का, स्क्रैपिंग, एपीआई, सेंसर्स, डेटाबेसेस, डेटा को क्लीन करना। ऑनेस्टली सेइंग 80% of the work in this whole domain is about data collection and cleaning. मतलब 80% of a data scientist actual job is data cleaning, पूरे डेटा को साफ करना जिससे मैं एक परफेक्ट एआई मॉडल क्रिएट कर पाऊं। ईडीए करता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स योर इन योर डेटा। मतलब एक जो डेटा आ रहा है उसके अंदर आखिर लिखा क्या है, वो सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है डेटा साइंटिस्ट। विजुअलाइजेशन करता है, मेकिंग पैटर्न्स विजिबल टू ह्यूमन नॉट जस्ट मॉडल्स, कुछ ग्राफ्स क्रिएट करता है, कुछ प्लॉट्स क्रिएट करता है। एंड स्टोरी टेलिंग, ट्रांसलेटिंग नंबर्स इनटू डिसीजंस फॉर स्टेक होल्डर्स। एंड दिस इज व्हाट डेटा साइंस एड्स। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूं व्हाई इट रैप्स एवरीथिंग, ऑब्वियस बात है, इतना सिंपल है। अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप कभी कोई एक एआई मॉडल नहीं बना सकते। इट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन डेटा। तो यहाँ पे इट रियली इज दैट सिंपल। अ ब्रिलियंट न्यूरल नेटवर्क ट्रेन्ड ऑन गार्बेज डेटा गिव्स गार्बेज आउटपुट्स। अ मीडियोकर मॉडल ट्रेन्ड ऑन क्लीन वेल अंडरस्टूड डेटा ऑफन बीट्स इट। तो यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस एंड इट एग्जिस्ट वेदर और नॉट यू आर डूइंग एमएल एट ऑल। तो आप कुछ करो या ना करो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर इनसाइड द स्पेक्ट्रम ऑफ डेटा साइंस। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। एंड लास्टली थोड़ा बहुत और चीजें समझते हैं, दैट इज अबाउट द फील्ड्स कि आखिर भैया कौन सी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी फील्ड्स में अपने को जाना चाहिए। सो इफ यू डोंट नो, देयर आर 6 कोर फील्ड्स, each with its own focus, skill sets and tool. You don't need to master all of them, but you need to know where each one lives and what it demands. तो जो सबसे पहली स्किल है that is actual data science. तो data science क्या करता है? Make sense of data before anything else. इसमें कुछ core concepts आपको पढ़ने पड़ते हैं, जैसे statistics and probability पढ़ना पड़ता है, data wrangling करनी पड़ती है, EDA करना पड़ता है, data visualization करना पड़ता है, SQL पढ़ना पड़ता है, storytelling with data. And honestly saying, आप ML पढ़ो, आप डीप लर्निंग पढ़ो, आप जनरेटिव एआई पढ़ो, लेकिन आपको इनिशियली डेटा साइंस पढ़ना पड़ता है।
दिस इज द बेस थिंग जो आपको करनी पड़ती है. यू हैव पाइथन, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, एसक्यूएल, टैबल्यू, एक्सेल. ये कुछ टूल्स होते हैं जिनका आप यूज करते हो फॉर डेटा साइंस. अब वहीं पे अगर दूसरी जो फील्ड की मैं बात करना चाहता हूं वो है मशीन लर्निंग. याद रखना एक चीज को, अगर आप मशीन लर्निंग करना चाहते हो तो उसके पहले आपको डेटा साइंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग में भी आप डेटा का यूज करोगे. दैट्स व्हाई. तो मशीन लर्निंग में टीच मशीन्स टू लर्न फ्रॉम डेटा. तो यू कैन बी अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, you can be a data scientist, but before that you have to learn these things. आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको स्टडी करना पड़ता है, लाइक लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट क्लस्टरिंग, मॉडल वैल्यूएशन, ओवरफिटिंग, रेगुलराइजेशन हो गया, मैथ्स हो गया, फीचर इंजीनियरिंग हो गया. और ये सब चीज अपन इस चैनल पे कंप्लीट करने वाले. ट्रस्ट मी गाइस, मजा आ जाएगा. देयर आर सम टूल्स जो आप पढ़ोगे, scikit-learn, XGBoost, पाइथन, numpy, pandas, Jupyter. वापस से देखो, मैंने बोला था पाइथन आएगा, numpy आएगा, pandas आएगा, जो चीज यहां पे भी अपनी चल रही थी. Then there is another field that is deep learning. You can become a deep learning engineer. और डीप लर्निंग इंजीनियर में भी आप क्या करते हो, न्यूरल नेटवर्क्स को बिल्ड करते हो. मैंने अभी बताया था डीप लर्निंग होता क्या है. तो यहाँ पे भी आप बहुत अलग अलग चीजें पढ़ते हो, जैसे न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, परसेप्ट्रॉन्स क्या होता है, एएनएन क्या होता है, आरएनएन क्या होता है, सीएनएन क्या होता है, एलएसटीएम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है, अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, जीपीयू कैसे ट्रेनिंग लेता है. और यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जैसे कि पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, केरास, क्यूडा. यहाँ पे आपके पास हगिंग फेस है, गूगल कोलैब है. एंड बाय द वे, ये जो आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं, पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो, ये जो पाइटॉर्च है, दिस वाज क्रिएटेड बाय मेटा. मेटा कौन है? फेसबुक ने क्रिएट किया था. साथ में जो टेंसरफ्लो है, दिस इज अ लाइब्रेरी दैट वाज क्रिएटेड बाय गूगल. एंड इंटरेस्टिंगली, ये जो लाइब्रेरीज हैं सब पाइथन की हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पाइथन पढ़ना ही पड़ेगा गाइस. फिर अपन के पास एक और चीज है, एंड दैट इज जनरेटिव एआई. ऑब्वियसली जनरेटिव एआई का भी अपन कुछ भी बात करें, एट द एंड ऑफ द डे आपको इसमें भी थोड़ा बहुत पाइथन का यूज करना पड़ेगा. सो ऑल इन ऑल देयर आर सो मेनी फील्ड्स, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले कंप्लीट करनी पड़ती है. बताऊंगा वो भी. तो सबसे पहले तो अगर जनरेटिव एआई की बात करें, यू लर्न अबाउट ट्रांसफॉर्मर, डिफ्यूजन मॉडल, गैन्स के बारे में पढ़ते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फाइन ट्यूनिंग, रैग हो गया, आरएलएचएफ हो गया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया, सब कुछ आप क्रिएट करते हो. देन देयर इज अनदर डोमेन जहां पे आप जा सकते हो, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अब देखो, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई सा डेटा अवेलेबल है, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज. अगर आप ट्विटर पे जाते हो तो ट्विटर पे कमेंट्स देखते हो, हर जगह पे सिर्फ एक चीज रहती है, दैट इज टेक्सुअल डेटा. और उस टेक्सुअल डेटा को एनालाइज करना, उसको प्रोसेस करने को अपन बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. टीच मशीन्स टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे टोकनाइजेशन, हाउ टेक्स्ट इज ब्रोकन इनटू यूनिट अ मॉडल कैन प्रोसेस. ठीक है. फिर होती हैं वर्ड एम्बेडिंग्स. अब वर्ड एम्बेडिंग्स क्या होती हैं? जैसे कि आपके पास आया एक बहुत लंबा सा सेंटेंस, और उस हर सेंटेंस के हर एक वर्ड को अपन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मशीन्स ना नंबर्स पे ही वर्क करती हैं. आपकी मशीन का जो कोर लैंग्वेज होती है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज 1 and 0. तो आपको नंबर्स के साथ ही वर्क करना पड़ेगा. तो अपन एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हैं हर एक टेक्स्ट की. ठीक है. फिर आपके पास होता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस, स्पैम डिटेक्शन, इंटेंट रिकॉग्निशन. और ये सारी ही चीजें कहां से आती हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहे हो. मशीन ट्रांसलेशन हो गया, बर्ट एंड जीपीटी हो गया, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हो गया, हर जगह पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज आता है. सो दिस इज ऑल्सो हैव बिकम अ वेरी बिग फील्ड वेयर यू कैन वर्क. वहीं पे अपने पास एक और फील्ड आती है, दैट इज कंप्यूटर विजन. अब ऑब्वियसली भैया सिर्फ टेक्स्ट पे तो काम चलता नहीं है, इमेजेस पे भी काम चलता है. और जहां पे मैं इमेजेस की बात करता हूं, वहां पे आता है कंप्यूटर विजन. टीच मशीन्स टू सी एंड अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ल्ड. अब इसमें आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ती है, इमेज रिप्रेजेंटेशन, सीएनएन आर्किटेक्चर, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज सेंटिमेंट, इमेज सेगमेंटेशन, डेटा ऑगमेंटेशन, ट्रांसफर लर्निंग, विजन ट्रांसफॉर्म, बहुत सारी चीजें हैं. इसमें आपको ओपन सीवी, पाई टॉर्च, योलो, टॉर्च विजन, बहुत सारे अलग अलग ऐसी टूल्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं. बट भैया आपने इतनी सारी फील्ड्स बता दी जहां पे अपन जा सकते हैं, लेकिन कौन सी अपन लोग पढ़ाई शुरू करें, किसको पढ़ें सबसे पहले? तो आपको, अगर आप अभी प्री फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, यू जस्ट डोंट हैव टू गो एंड सेलेक्ट एनी फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न डेटा साइंस, क्योंकि डेटा साइंस इज द फील्ड दैट इज रैपिंग एवरीथिंग अप. तो पहले डेटा साइंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी फील्ड सिलेक्शन पे जा सकते हो. सो इफ यू आर अ प्री फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, योर फर्स्ट ईयर कन्वर्ट्स द फाउंडेशन कॉमन टू ऑल 6 फील्ड्स. यू डोंट नीड टू चूज राइट नाउ. अभी आप पढ़ोगे पाइथन, स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, मशीन लर्निंग पढ़ोगे, डीप लर्निंग के कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप डिवाइड करोगे कौन से पाथ में आप जाना चाहते हो. सो दैट्स इट गाइस. आई गेस आपको समझ आया किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती हैं.
सो आई गेस यू इंजॉयड दिस वीडियो और आपको बहुत सी चीजें पता लगी होंगी क्या होती हैं एआई की फील्ड्स, कैसे कैसे एआई इवॉल्व हुआ, कौन सी फील्ड्स में क्या क्या वर्क होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन सभी चीजों को पढ़ना चाहते हो, NYSE इज गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर यू गाइस, ठीक है। एंड यू जस्ट डोंट हैव टू गो एनीवेयर। एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां पे पहली वीडियो पाइथन की ऑलरेडी डल चुकी है, सो इफ यू हैवंट वॉच्ड इट तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि आपको पाइथन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब एक छोटा सा रोड मैप बताना चाहूंगा। वैसे तो हम लोगों ने पूरी एक अलग से रोड मैप वीडियो डाल के रखी है, वो आप जरूर देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। लेकिन स्टिल लेट मी टेल यू शुड स्टार्ट विद पाइथन। पाइथन के बाद उसकी लाइब्रेरीज लाइक numpy, pandas, matplotlib, seaborn, देन यू शुड गो विद स्टैटिस्टिक्स के बाद मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न ऑन दिस चैनल। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।